झा। कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसका दुष्प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। शिक्षा भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे वक्त में ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत ही बेहतर साधन के रूप में उपलब्ध हुआ है लोगों के पास। हायर एजुकेशन में तो ऑनलाइन शिक्षा समझ में आती है कि लोग समझ जाएंगे, लेकिन क्या जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो जो बच्चे हैं, वो क्या ऑनलाइन शिक्षा ले पाएंगे? इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रमाशंकर दुबे जी। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टेलीविजन पर। धन्यवाद सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि इस वक्त में जब ऑनलाइन का काफ़ी चलन बढ़ा है, तो क्या ये आम लोग यानी जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो क्या इस साधन का सही से उपयोग कर पाएंगे? जी देखिए, ये कोरोना महामारी के इस संक्रमण काल में निश्चित रूप से ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन बढ़ा है और हायर एजुकेशन में तो हम देख रहे हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कि छात्रों में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। लड़के इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो ई कंटेंट, जो ई रिसोर्सेज बने हुए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स पे बने हुए हैं, यूजीसी के पोर्टल पे बने हुए हैं, या अपने भी जो टीचर्स तैयार कर रहे हैं, इसमें वो क्वालिटी भरा हुआ है, इसके अंदर गुणात्मकता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। और जहाँ तक विद्यालयों का प्रश्न है, वो विद्यालयों में भी ऑनलाइन एजुकेशन धीरे धीरे किया जा रहा है। इसमें समय लगेगा, मगर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मगर प्राइमरी एजुकेशन में धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की जहाँ तहाँ भी प्रॉब्लम है ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, तो धीरे धीरे इसका निराकरण संभव है। सर, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब जो लागू होने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें इस साधन का उपयोग सही से हो पाएगा? और क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हम लोग आगे यानी कि वैश्विक स्थिति पर हम लोग अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, इसमें भारतीय शिक्षा नीति को भारतीयता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हमारी जो गुरुकुल की परंपरा रही है शिक्षा की, उसमें हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास की बात करते हैं, अर्थात हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। इस सरकार ने इस नई शिक्षा नीति के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाया है कि 3 वर्ष के उम्र के ज़्यादा बच्चों को ही उन्होंने विद्यालयों में प्राइमरी एजुकेशन देने की व्यवस्था की है। तो 3 वर्ष की उम्र के बाद से ही लड़का विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा और 3 वर्ष से 18 वर्ष तक सेकेंडरी एजुकेशन तक वो सरकार फ्री ईयर कंपल्सरी एजुकेशन करने जा रही है। तो यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि जो बच्चा छोटा रहता है 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, वहीं से उसका विकास शुरू होने लगता है और उसके अंदर जो हम मानवीय मूल्य के गुणों को दे पाएंगे, जो भारतीयता के गुणों को दे पाएंगे, संस्कार के गुणों को दे पाएंगे, और वहीं से संभव हो पाएगा। हम निश्चित रूप से आज वैश्विक युग में हैं, हम कहीं से भी ज्ञान लें, हमको ज्ञान लेने में हर्ज नहीं है, मगर हमारी जड़ें भारतीयता में होनी चाहिए और इसके लिए इस सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के बाद के बच्चों को ही विद्यालय में प्रवेश कराने की संभावना इससे बढ़ी है नई शिक्षा नीति से। सर, एक यशपाल समिति की रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें यह कहा गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, और जो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, जो आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल जिस तरह से जितना जिस बच्चे का वजन है लगभग उतना ही वजन उसके पीठ पर डाल दिया जाता है एक बोझ के रूप में, तो आपको लगता है कि इस पद्धति को बदलने की जरूरत है? ये आपने बहुत सही कहा। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट सन 1993 में आई थी जी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि बर्डन कम किया जाए और उस दिशा में प्रयास हुए, तभी सीबीएसई का पूरा राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिलेबस बना और उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन किए गए कि यूनिफॉर्म करिकुलम के चलते लड़कों के ऊपर बोझ कम हो। और यशपाल कमेटी का रिकमेंडेशन रहा कि उसके बाद धीरे धीरे जा करके जब हम लड़कों की नर्सरी में एडमिशन लेने लगे तो उस समय इंटरव्यू की बाध्यता समाप्त की गई, बिना इंटरव्यू के ही लड़कों का एडमिशन हुआ प्राइमरी एजुकेशन में। यशपाल कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो निश्चित रूप से हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 वर्ष के ऊपर की आयु के लड़कों को प्राइमरी एजुकेशन में दाखिला लेने की बात है,
तो वहाँ पर भी हम लड़कों के द्वारा, लड़के अपने के सीखने के द्वारा सीखेंगे, डिस्कवरी के द्वारा सीखेंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट होगा। वो शिक्षकों को उस प्रकार से ट्रेनिंग करने की व्यवस्था है कि उनका स्किल का डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सिखाने की व्यवस्था है। जी सर, आपको नहीं लगता है कि ये जो अभी तक की जो पद्धति चल रही है शिक्षा की हमारे देश में, वो एक तरह से बच्चों में जो तार्किक गुण उत्पन्न होना चाहिए वो अब नहीं हो पा रहा? उसके पीछे वजह यह है कि उसके ऊपर किताबों का बोझ इतना बढ़ा दिया गया है कि उस बोझ के तले वो दब जाता है और उसके अंदर का जो अपना तार्किक गुण होना चाहिए वो निखर कर नहीं आ पाता है। तो इस पूरे शिक्षा पद्धति को बदलने की जरूरत आपको नहीं लगता है कि ये हो जाना चाहिए बहुत जल्द? देखिए, आपने सही कहा, धीरे धीरे इस पद्धति में बदलाव आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से कुछ वर्ष पहले हमारे यहाँ एनुअल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन था। साल में एक परीक्षाएं ली जाती थी। उसके बाद फिर सेमेस्टर सिस्टम हुआ, तो सेमेस्टर सिस्टम 6-6 महीने का हुआ, और सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत भी अब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है। असाइनमेंट्स दिए जाते हैं छात्रों को और उसके असाइनमेंट्स के मार्क्स अलग होते हैं और सेमेस्टर इन एग्जामिनेशन का मार्क्स अलग होते हैं। तो अब रेगुलर कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात है, और असेसमेंट के कई तरीके होते हैं। लड़कों के अंदर हम क्यूरियोसिटी डेवलप करवाएं, उनसे चर्चा करें और उसके बाद उसके मुताबिक उनको असाइनमेंट दें, असाइनमेंट को प्रेजेंटेशंस करें। तो हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ताकि लड़कों में उत्सुकता बढ़े, तार्किक भावना का उनके अंदर विकास हो। इसके लिए प्रयास जारी है निरंतर। सर, हम लोग अभी तक परंपरागत शिक्षा पर ही निर्भर हैं। लगभग देखा जाए तो काफ़ी समय से हम लोग इसमें कोई बदलाव नहीं किए हैं। लेकिन अगर हम बदलाव नहीं करते हैं अपनी परंपरागत शिक्षा में, तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता है कि वैश्विक स्तर पर हम लोग काफ़ी पिछड़ जाएंगे? क्योंकि बाकी देशों में आप देखिए तो वहाँ 3 वर्ष से ही बच्चों को, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा के जरिए हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के छोटे छोटे कार्यक्रम ही हों, लेकिन वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। वो हमारे देश में उन चीज़ों की कमी है। तो उसको अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग वैश्विक स्तर पर पिछड़ जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइमरी एजुकेशन से ही 3 वर्ष के बच्चों में ही कौशल की बात सिखाने की बात उसमें आ रही है कि हर तरीके से लड़के के अंदर में, बच्चे के अंदर में विकास हो। और जहां तक हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ भी उच्च क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे यहाँ IITs हैं, हमारे यहाँ IIMs हैं, आइसर्स हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं कि जिनका कि उतना रिसर्च आउटपुट है कि हम वर्ल्ड लेवल पर हम कम्पीट कर रहे हैं। आवश्यकता है कि अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशंस में इन तरह की सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए, और विशेष करके आपने स्किल की बात की, तो UGC की तरफ से एक कौशल विकास का पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। और भारत सरकार की तो एक मिनिस्ट्री ही अलग से है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि वो देख रही है कि कौशल विकास के किस तरह से कार्यक्रम लागू की जाए। तो सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में वोकेशनल कोर्सेज, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, इनकी व्यवस्था चल रही है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में कौशल युक्त पढ़ाई की ओर रुझान ज़्यादा होगा। बच्चों का भी रुझान धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी बच्चों की। जी सर, आप जिस विश्वविद्यालय में हैं वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा की क्या स्थिति है? अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो आप वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था किए हैं और स्किल डेवलपमेंट पर कितना फोकस है वहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोरोना संक्रमण काल से पहले जैसे कि ऑलरेडी व्यवस्था है UGC की तरफ से अभी भी कि हम 20% अपनी कक्षाओं को हम ऑनलाइन ले सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल से बहुत ज़्यादा, जो कि स्वयं पोर्टल है, प्रभा है, DTH चैनल से बहुत सारी सुविधाएं हैं, EPG पाठशाला है, और उसके अलावा हमारे टीचर्स भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, कंटेंट तैयार करते हैं, जिसके द्वारा कि ऑनलाइन हम पढ़ाई करा रहे थे। और कोरोना के संक्रमण काल के दौरान हमारी पूरी की पूरी पढ़ाई ऑनलाइन टीचिंग की तरफ चल गई है। और मेरा तो विश्वविद्यालय जहाँ तक है, मैं तो गांधीनगर में हूँ, यहाँ पर इनफ्लिपनेट का भी सेंटर है। तो इनफ्लिपनेट के मदद से हम लोगों ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक अपना पोर्टल तैयार किया हुआ है अपना वेबसाइट पे, जिसमें कि हम लोगों ने जितने
जहां जहां पर ई रिसोर्सेज स्कैटर्ड है, चाहे स्वयं पोर्टल पे हो, ईपीडी पाठशाला पर हो, सबको हम लोगों ने एक जगह एग्रीगेट करके यहाँ पर ला दिया है अपने वेबसाइट के पास, ताकि लड़कों को हमें पढ़ने में सुविधा होगी। और लड़के हमारे रिमोट पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं जगहों पर हमारे टीचर उनको एसेस करते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं आसानी से। जी सर, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो शिक्षा पर जो खर्च है बाकी देशों में, अन्य देशों में, वो लगभग जीडीपी का 6% है, जबकि भारत में वह काफ़ी कम है। तो आपको नहीं लगता कि कोठारी आयोग की जो सिफारिश थी, यानी जो कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिया था कि नहीं आप 6% जीडीपी का जो 6% है उसको आप शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कीजिए, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये 6% खर्च नहीं होता है तो हम इस ऑनलाइन शिक्षा को बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन 1964 में आया था। जी जी। तो कोठारी कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए शिक्षा के ऊपर, मगर बहुत पूर्ववर्ती सरकारें उतना नहीं खर्च कर पाई, कहीं 2.8%, 3% इस तरह तक। और सन हम 2013 तक जाएं तो 2013 तक कुल बजट का 3.8%, 3.8% जीडीपी का खर्च होता था जी जीडीपी का एजुकेशन पे, मगर 2019 तक ये बढ़ते बढ़ते करीब आपके 4.6% के आसपास आ गया। जी जी। तो जब 2 साल पहले 4.6% है, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि 6% के आसपास ये पहुंचेगा खर्च। नहीं सर, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर स्कूल की जो स्थिति है, चाहे कोई भी स्कूल हो, जो भी सरकारी स्कूल हैं हमारे देश में, स्थिति काफ़ी दयनीय वहाँ पर है। अगर हम शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, तो हम कैसे compete कर पाएंगे उस सिस्टम में, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि अन्य जगहों पर, ग्रामीण सुदूर इलाकों में छात्रों को जोड़ सकें उस शिक्षा से। इसलिए मैं ये बार बार सवाल कर रहा था कि अगर 6% आप लोग भी अगर ये सुझाव सरकार को दें कि नहीं आप कोठारी आयोग की सिफारिश को मान लीजिए और जीडीपी का 6% लगभग जो खर्च है वो शिक्षा पर कीजिए। ये आप 1964 की बात कह रहे हैं, अगर 6% ये 1964 के हिसाब से था, अगर उसमें और कुछ बढ़ोतरी की जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। जी, आपने सही कहा। इसमें जैसा कि मैंने बताया पिछले 5 साल से ये पूरा प्रयास हो रहा है कि हमारा खर्च जीडीपी का 6% पहुंचे, और जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 2 वर्ष पहले तक का आंकड़ा है कि उसमें 4.6% तक खर्च हुआ। और नई एजुकेशन पॉलिसी में यह व्यवस्था रखी गई है कि अगले 10 वर्ष के अंतर्गत हम और जितना खर्च हो रहा है 20% ज्यादा हम बढ़ाएंगे खर्च पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो और ज़्यादा खर्च करने की व्यवस्था इसमें है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी ग्रामीण इलाकों पर, और जो यूनिवर्सिटी, जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था है, रिसर्च पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि शोध हमारी गुणवत्ता का एक मानक होता है किसी विश्वविद्यालय का, किसी भी संस्थान का। तो निश्चित रूप से इसमें ज़्यादा खर्च की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और पब्लिक की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत पड़ेगी। जी सर, आखिरी सवाल एक है, वो माइग्रेंट लेबर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना काल है और आप भी देख रहे होंगे कि जो मजदूर का जो पलायन था वो जब अपने घर को वापस लौट रहे हैं, अब उनके पास चूंकि स्किल नहीं है इसलिए वो वहाँ से पलायन कर दूसरे राज्यों में गए थे। अगर हम लोग उनको अगर पहले से ही स्किल्ड कर लिए होते तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है कि हमारे पास डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी है और विश्व की सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है भारत देश में है, तो इसको हमको अपॉर्चुनिटी की तरह से हमको इस्तेमाल करना चाहिए और हमको स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज ज़्यादा चलाने चाहिए। पहले से ही यदि ज़्यादा चलाए गए होते स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज तो हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते थे। जी, क्योंकि 2030 तक ये रिपोर्ट है कि 2030। जी सर बोलिए। जी, मैंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये व्यवस्था है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए, और जैसा कि मैंने कहा यूजीसी के द्वारा भी ये कौशल विकास कार्यक्रम के लिए करिकुलम बनाया गया है जो कि सारे विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। इसमें कौशल में विकास होगा, उद्यमिता में लड़कों के विकास होगा।
सर एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह भी कहा गया है कि 2030 तक भारत विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में युवा होंगे। तो ऐसे में अगर हम लोग तेज़ी से स्किल डेवलपमेंट की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद हम विश्व में पिछड़ जाएंगे। तो क्या बाकी जो कोर्सेस हैं स्किल डेवलपमेंट के अलावा, तो क्या आपको लगता है कि बाकी कोर्सेज को भी कुछ उसी दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है? जी, बाकी कोर्सेज को भी मोड़ने की जरूरत है और ऑलरेडी यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से ये प्रयास चल रहा है। जितने भी हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं हर विषयों के, उसमें पूरे नेशनल लेवल की कमिटीज जिसकी मीटिंग पिछले 2 सालों में हो रही है, हम लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि जो भी हमारा करिकुलम होगा वो लड़का उससे क्या सीखता है, क्या स्किल वो गेन करता है, उसकी हमको माप होना चाहिए, उसको जानकारी हमको होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज भी बनाए जा रहे हैं कि लड़का उसको पढ़ने के बाद से कुछ सीखे। स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज के अलावा ट्रेडिशनल कोर्सेज से भी इसकी व्यवस्था चल रही है सरकार के स्तर पर। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया पंजाब केसरी टीवी को। तो ये थे वाइस चांसलर RS दुबे जी, जिनका ये कहना था कि अगर हमको विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि सरकार स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।